और चलिए अब खबरों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम आज सुबह सिलचर पहुंचे। उन्होंने यहां पर 23,550 करोड़ के प्रोजेक्ट देश को दिए हैं। उन्होंने कहा कि सिलचर को बराक घाटी का गेटवे कहा जाता है। ये वो जगह जहां पर इतिहास, भाषा, संस्कृति और उद्यम ने मिलकर अपनी पहचान बनाई है। यहां बांग्ला बोली जाती है। असमिया की गूंज यहां पर सुनाई देती है। अन्य जनजातीय परंपराएं भी सुनाई देती है। आप सभी भाईचारे, सद्भाव के साथ मिलकर इस पूरे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। ये बराक वैली का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। बराक नदी ने ट्रेड रूट ने यहां ही प्रोत्साहित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। तस्वीरें आप देख लीजिए। जयपुर में राजस्थान दिवस समारोह 2026 के तहत स्वच्छता संकल्प और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भजनलाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और प्रदेशवासियों से अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि जन भागीदारी से ही सफल होने वाला जन आंदोलन है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर, मोहल्ले और सार्वजनिक जगहों को साफ सुथरा रखने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और अभियान भी चला रही है। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक भी किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें जयपुर की, जहां पर वो स्वच्छता को लेकर के और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के संदेश देते हैं। और अब खबर झुंझुनू से। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली साल 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ शनिवार को झुंझुनू में किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आयोजित इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों के समाधान का लक्ष्य रखा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी ने बताया कि लोक अदालत में झुंझुनू के कोर्ट में लंबित राजीनामा योग्य मामलों के साथ ही राजस्व कोर्ट के प्रकरण और बैंक, बीमा कंपनियों, विद्युत विभाग और बीएसएनएल से जुड़े प्री लिटिगेशन मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल 7,860 मामलों को चिन्हित भी किया है। इनमें 3,201 मामले कोर्ट में लंबित है, जबकि 4,659 मामले प्री लिटिगेशन प्रकृति के हैं। इन मामले के समाधान के लिए जिले में तालुकाओं सहित कुल 11 बेंचों का गठन भी किया है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। का गठन किया गया है, जिनमें से 4 मुख्यालय पर हैं और 7 जो है तालुका स्तर पर हैं। इसमें कुल चिन्हित प्रकरण 7,860 हैं, जिनमें से प्री लिटिगेशन 4,659 तथा लंबित प्रकरणों में से 3,201 हैं। अब चूंकि अब लोक अदालत है तो इसमें हमें ये आशा है कि अच्छे से अच्छे प्रकरण निस्तारित होंगे, काफी संख्या में निस्तारित होंगे और जनता यहाँ पर आ रही है जिनको राष्ट्रीय लोक अदालत का जो लाभ उठाने का अवसर प्राप्त है। और सभी से निवेदन है कि शीघ्र ही अपने सभी बेंचों में जाएं और अपने प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में जो भी अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं वो लाभ। और अब खबर सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सवाई माधोपुर न्याय क्षेत्र के कोर्ट में आज प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिले में कुल 10 बेंचों का गठन किया है। जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर पर 4, गंगापुर सिटी में 2 और बौली, खंडार, बामनवास और चौथ का बरवाड़ा में एक बेंच के माध्यम से प्री लिटिगेशन लेवल के राजीनामा योग्य मामलों और कोर्ट में लंबित राजीनामा योग्य मामलों का आपसी समझाइश के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। आज ये वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आपके सामने लगाई जा रही है और आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि हर राष्ट्रीय लोक अदालत में लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं और जो केसेस में राजीनामा कर रहे हैं आपसी सहमति से। सबसे अच्छी बात, सबसे खूबसूरत यही है लोक अदालत की
कि पक्षकार खुद अपना निर्णय करते हैं और बड़े खुशी खुशी फिर जाते हैं। कोर्ट से फैसला होने पर किसी एक के पक्ष में जाएगा और उसमें भी संभव है कि गवाह किस तरह के मिलते हैं, क्या आते हैं, क्योंकि कोर्ट जो फैसला करेगा वो गवाहों के आधार पर करेगा और यहाँ वो आपस में फैसला कर लेते हैं। तो लोक अदालत का ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, सब खुशी खुशी न्याय के लिए जाते हैं। तो ये कि न्याय और सद्भावना का प्रतीक बन गया है लोक अदालत। इसलिए और चलिए एक और खबर की बात करेंगे जो झुंझुनू से है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर के प्रशासन सख्त हुआ है। जयपुर की संभागीय आयुक्त ने साफ निर्देश दिए कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति अब केवल ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर ही घर घर डिलीवरी से की जाएगी। गोदामों से सीधे गैस वितरण पर रोक लगाने के साथ अवैध रिफिलिंग पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संभागीय आयुक्त ने ऑयल कंपनियों और रसद विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति केवल ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर ही घर घर डिलीवरी के माध्यम से की जाए। का कलेक्ट्रेट का निरीक्षण था। निरीक्षण के साथ ही मैडम ने एक आशा का झरना नाम से एक विद्यालय चलता है जो सामाजिक न्याय विभाग के एजिस में है और खेमी सती मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में इसको चलाया जा रहा है। जब बड़े अच्छे तरीके से जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जा रही है, उसका पूरा विजिट किया गया, उनका प्रोसेस समझा गया और उसमें ये पाया गया कि जो उनकी हेल्थ चेकअप है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, जो हम टाई अप करेंगे। और उसके अलावा जो गैस के बारे में मैडम ने रिव्यू किया है डीएसओ और इंडियन ऑयल के अधिकारियों के साथ में, अभी विकास अधिकारीगण आए हुए, इनके साथ में विकास परियोजनाओं के बारे में। झुंझुनू से खबर। चिड़ावा कस्बे की खेतड़ी रोड स्थित पावर हाउस के सामने पिछले 3 महीनों से खराब पड़े बोरवेल को ठीक नहीं किए जाने से परेशान वार्ड वासियों का सब्र जवाब दे चुका है। वार्ड 11, 12 और 13 के लोग लामबंद होकर के जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे और समस्या के समाधान की मांग को लेकर के नारेबाजी की। तस्वीरें देख लीजिए। प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से पेयजल समस्या को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत भी करवा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने के बजाय उन्हें लगातार टाल दिया जा रहा है। वार्ड वासियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे रास्ता जाम करने सहित अन्य आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए। महीने से वार्ड नंबर 11, 12 और जो पावर हाउस के पिछली साइड का है पूरा एरिया, बर्फ की फैक्ट्री तक, उधर डालमिया की ढाणी तक जो पावर हाउस के सामने ट्यूबवेल बना हुआ था वो 3 महीने से खराब पड़ा है। हम 3 महीने में कम से कम कितनी बार आ गए होंगे पता नहीं, गिना नहीं है। इनको ज्ञापन दे दिया, एप्लीकेशन दे दी, आके लोग मिल लिए, हमारा पानी का कुआं चालू करवाओ। कभी बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हमने अभी सैंक्शन के लिए बजट बना के भेज दिया, फिर ये बोलते हैं कि नहीं बना, पास नहीं हो रहा, एससी करेगा। तो खुद से कोशिश करके एमपी को रिक्वेस्ट करके हमने इनका बजट पास करवा दिया, लेकिन काम चालू कब होगा ये सही तरीके से बताने के लिए कोई भी। भरतपुर के बयाना में नगरपालिका की तरफ से सफाई कर्मचारियों और पालिका स्टाफ के लिए निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। नगरपालिका सभागार में आयोजित इस कैंप में डॉक्टर की टीम ने कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की और उन्हें आवश्यक परामर्श भी दिया। तस्वीरें देख लीजिए। इस दौरान बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों और पालिका कर्मचारियों ने अपनी जांच करवाई। नगरपालिका की ईओ अनीता कुशवाहा ने बताया कि सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष कैंप भी लगाया है। उन्होंने कर्मचारियों को सफाई कार्य के दौरान ग्लव्स पहनने और मुंह पर मास्क लगाने की सलाह दी ताकि गंदगी और धूल के कणों से बचाव हो और वे बीमारियों से सुरक्षित भी रह सके। जोधपुर के सांगरिया में एक युवक के साथ में बेरहमी से मारपीट करने का मामला देखने को मिला है। पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी से सामने आया है, जिसमें एक युवक मोटरसाइकिल पर जा रहे युवक को रोककर उस पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो आप ही देखिए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक आपस में पार्टनरशिप में काम करते थे और एडवांस पेमेंट को लेकर के उनके बीच विवाद भी चल रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी युवक ने मोटरसाइकिल पर जा रहे युवक को रास्ते में रोककर उसके साथ जम करके मारपीट की। वीडियो आप देख लीजिए। मारपीट इतनी गंभीर थी कि घायल युवक
बेहोश होकर के सड़क पर ही गिर पड़ा। आरोपी युवक उसे मरा समझकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका उपचार भी जारी है। तो ये वीडियो आपके सामने कि एक युवक किस तरह से बेरहमी के साथ मारपीट करता है। और अब बात दौसा के सिकराय की। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर किलाई गांव के पास में बड़ा सड़क हादसा होते होते टला, जब दो निजी बस, एक ट्रक, एक ट्रेलर और एक कार आपस में भिड़ गए। तस्वीरें आपने देखी। हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बना और यातायात भी प्रभावित रहा। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि ट्रेलर चालक घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। सूचना मिलते ही सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपने देखी। और आप खबर झुंझुनू के नवलगढ़ से। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में रेलवे स्टेशन के पास में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई। मृतक की पहचान बाय निवासी रघुवीर सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नवलगढ़ के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक देर रात लुहारू की तरफ जा रही ट्रेन की चपेट में नवलगढ़ रेलवे स्टेशन के पास रघुवीर सिंह आ गए। ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नवलगढ़ के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सूचना के बाद नवलगढ़ थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी लेते हुए मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दी। पुलिस के मुताबिक परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और अब फलौदी की बात करेंगे। बदमाशों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फलौदी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमले और मारपीट के मामले में फरार चल रहे आरोपी भवर सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले 3 साल 8 माह से फरार चल रहा था। इस मामले में आरोपियों ने अनाधिकृत रूप से एक घर में प्रवेश कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अब तक इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फलौदी के बाप थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 2022 को पुलिस थाना बाप के हल्का क्षेत्र टेकरा में प्रार्थी भागीरथ राम मेघवाल के प्लॉट पर अवैध कब्जा करने तथा उसको नुकसान पहुंचाने के अभियोग में आज भवर सिंह सन ऑफ सगत सिंह जाति राजपूत निवासी खाबा पीएस खूड़ी जिला जैसलमेर को गिरफ्तार किया है, जिसको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस मुकदमे में पूर्व में 5 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिनांक 22। और अब पश्चिम बंगाल के कोलकाता से खबर। पीएम मोदी की रैली से पहले कोलकाता में तनाव। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जम करके झड़प। गिरीश पार्क इलाके में समर्थकों के बीच में भिड़ंत। झड़प में एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके गए। तो पश्चिम बंगाल से चौंका देने वाली खबर। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प होती है। गिरीश पार्क का इलाका ये बताया जा रहा है, जहां पर समर्थकों के बीच में जम करके भिड़ंत होती है और भिड़ंत इतनी भयावह कि एक दूसरे पर पत्थर तक फेंके गए। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले, चुनाव से पहले ही तनाव की खबरें वहां पर देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की बात कर रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी की रैली से पहले कोलकाता में तनाव है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। इस साल चुनाव है, इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता की रैली कई मायनों में महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले ही तस्वीरें चौंका देने वाली मिलती है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं और ये जो समर्थक हैं वो भिड़ जाते हैं और झड़प इतनी भयंकर कि एक दूसरे पर पत्थर तक फेंके गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले कोलकाता में तनाव, पश्चिम बंगाल में तनाव, जहां पर इस साल पश्चिम बंगाल राज्य में हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। इस साल चुनाव होने हैं और उससे पहले तमाम तैयारियां बीजेपी की तरफ से, अलग अलग पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन
कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, उससे पहले ही समर्थकों में जम करके झड़प देखने को मिलती है। पत्थर वहां पर फेंके जाते हैं और ऐसे में पूरे हालात वहां पर तनावपूर्ण हो चुके हैं। तो महत्वपूर्ण खबर पश्चिम बंगाल को लेकर के, जहां पर इस साल पश्चिम बंगाल राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण बना हुआ है 2026 के लिहाज से, पश्चिम बंगाल के आवाम के लिहाज से, पूरे देश की आवाम के लिहाज से, क्योंकि पश्चिम बंगाल के समीकरण जो है कहीं ना कहीं राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।